जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। आज जो क्लास होने वाली है दोस्तों, भारतीय संसद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि एनआईएस का क्लास चल रहा है, ग्रेड 12 का पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आप लोग पिछली क्लास भी देख रहे होंगे। देखिए, जब पिछली क्लास देखेंगे तो आगे का क्लास जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग पिछली क्लास भी देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, ये जो क्लास चल रही है डू स्टडी प्लेटफॉर्म पे चल रही है। ठीक है, जो यूट्यूब पे चैनल है। ठीक है, तो आप लोग वहां से सारी क्लास हमारी देख सकते हैं। अभी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ये सारी चीजें चल रही हैं, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो है भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद जो लोकतंत्र का स्तंभ है, ठीक है, जहां से लोकतंत्र का जो फंक्शन करता है वहीं से करता है। जैसे हम और आप, मैं क्यों कह रहा हूं कि वहीं से फंक्शन करता है, क्योंकि हम और आप अपने प्रतिनिधि को जो चुनकर भेजते हैं वो कहां भेजते हैं? संसद में ही भेजते हैं। तो आज हम संसद के बारे में जानने वाले हैं कि संसद कैसे बनता है, किस किस चीज को मिलाकर संसद बनाया जाता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चंस जब तक आपके दिमाग में नहीं आएंगे आप सही से चीजों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने भारतीय संसद के बारे में बोला तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भारतीय संसद क्या है, किस किस चीज से मिलकर बनता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, आखिर हर चीज लोकतंत्र में सब कुछ फंक्शन कैसे करता है? संविधान के हिसाब से करता है। तो आखिर ये इसके बारे में संविधान में भी सब कुछ कहा गया होगा। तो चलिए हम ये समझते हैं कि भारतीय संसद किस किस चीज से मिलकर बना होता है, अर्थात भारतीय संसद में क्या क्या आते हैं। तो बच्चों, भारतीय संसद संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि जो संसद होगा, ठीक है, किसमें कहा गया है? क्वेश्चन पूछ देगा कि संसद के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो क्या आपका आंसर क्या होगा? 79 में कहा गया है। क्या कहा गया है कि भारत का एक संसद होगा और वो संसद किस से मिलकर बना होगा? राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इन तीनों से मिलकर बना होगा। अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि भाई संसद में ये तीनों क्यों आते हैं? क्या जरूरत है इन तीनों को रखने के लिए? तो एक बात बताइए कि संसद में बेसिकली क्या होता है, संसद में क्या काम होता है? तो संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है, विधि बनाया जाता है, विधेयक पेश होता है, कानून बनता है, कानून को समाप्त किया जाता है, जो कानून हमारे लिए उपयोगी नहीं होते उसे समाप्त करता है संसद। तो संसद में इन तीनों को क्यों रखा गया है, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब विधि बनती है तो विधि बनने में इन तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई विधेयक हो, कोई कानून हो, ठीक है, कोई भी कानून बनना हो तो इन तीनों की ही आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए संसद में इन तीनों को रखा गया है। ठीक है, अच्छा, इस समय भारत के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, और ये देखिए जो राष्ट्रपति भवन है, जहां पे राष्ट्रपति निवास जिसको कहते हैं, ठीक है, जहां पे राष्ट्रपति रहती हैं, ये उस भवन का चित्र है। आलीशान महल है एक तरह से, जिसमें 304 कमरे हैं। ठीक है, तो एक तरह से महल है जहां पे राष्ट्रपति रहती हैं, देश की प्रथम नागरिक। ठीक है, अब लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा, प्रधानमंत्री जी किस सभा के सदस्य हैं? लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि प्रधानमंत्री जी किस में बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। और राज्यसभा के अभी जो उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, जगदीप धनखड़, ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अभी चुनाव होंगे, फिर पता चलेगा कि हमारा नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। ठीक है, तो ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति जो मैंने पढ़ाया है पिछली क्लास में, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
अब ये 3 चीजें हैं जिसमें से मैंने राष्ट्रपति के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया है, तो मैं राष्ट्रपति के बारे में यहाँ नहीं बताऊंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो चलिए लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं तथा उनका निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। उससे पहले एक और सवाल होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, बोला गया है। तो बच्चों अनुच्छेद 80 में बोला गया है, क्या बोला गया है कि राज्यसभा होगा, एक राज्यसभा होगी और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 250 होगी। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे आपके लिए, ध्यान से देखिए, मैं जिस पे टिक करता हूं उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्यसभा में कितने सदस्य चुनकर आ सकते हैं, या राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दे देगा 245, 200, 250, 300, तो यहाँ पे आपको टिक मारना पड़ेगा 250 पे। या क्वेश्चन ये भी बना देगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होगी, तो आपको ये अनुच्छेद 80 पे टिक मारना पड़ेगा जो ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 80 में कहा गया सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 250 हो जाएगी, फाइनल। अच्छा, अब सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, कैसे चुन के आएंगे सदस्य, तो मैंने राष्ट्रपति वाले में भी बताया है, यहां भी मैं बता देता हूं कि सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें जो जिनका निर्वाचन होता है, जो सांसद बन के आते हैं राज्यसभा में, उनका निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी जो निर्वाचित विधायक होते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है। पद्धति क्या है, पद्धति है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ये चुनकर आते हैं। अब एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है, एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब ये होता है कि जितने कैंडिडेट होंगे उनके नाम के आगे विधायक जो है अपना पसंदीदा नंबर डालता है कि मैं इसको पहले नंबर पे रखता हूं, मतलब इसको मैं पहले वोट दे रहा हूं, दूसरे को दूसरे नंबर पे, तीसरे को तीसरे नंबर पे, ठीक है। मतलब जैसा भी वो नंबरिंग करते हैं उसके बाद वो काउंटिंग होती है और काउंटिंग के बाद एक कोटा निकलता है। कोटा के बारे में मैंने राष्ट्रपति में समझा दिया है, यहाँ नहीं ज्यादा डिस्कस करूंगा, राष्ट्रपति का देख लेना, वहां पे कोटा भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर उस कोटा से ज्यादा जिसका नंबर आ जाता है, जिसका वोट आ जाएगा, उसे राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया निर्वाचन, ठीक है। दूसरा, अब आ जाते हैं कि राज्यसभा के पदाधिकारी, पहले पदाधिकारी के बारे में बाद में समझेंगे, अब दो समझते हैं कि चलो ठीक है, अब ये चुनाव की तो आप समझ गए कि इसमें चुनाव में विधायक जो होते हैं, चुने हुए विधायक देते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ये चुनकर आते हैं। दूसरा, सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सदस्यों की योग्यता बेसिक वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में। तीसरा, 30 साल की उम्र होनी चाहिए। चौथा, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब मानसिक संतुलन उसका सही होना चाहिए, तभी तो वो राज्य का प्रतिनिधित्व कर पाएगा, क्योंकि राज्यसभा में जा रहा है बैठने, वहां कानून बनेगा, विधेयक बनेगा, कई सारी चीजों पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, हो सकता है कोई मंत्रालय मिल जाए तो मंत्री पद भी संभालना पड़ेगा। तो मानसिक रूप से वो विकृत नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। पागल रहेगा तो अनाप शनाप कानून बनवाएगा या डिसीजन नहीं ले पाएगा, सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये चीज योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और भारत के निर्वाचन, जो निर्वाचन क्षेत्र होगा उसमें कहीं न कहीं उसके वो निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए, ठीक है। जो
जो हमारा इलेक्शन कमीशन की जो सूची आती है, जिसमें मतदाता सूची होती है, उसमें उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज था। पहले एक चीज था कि आपको उस राज्य का ही मतदाता होता तभी वो इलेक्शन लड़ सकता था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया है। खत्म करने का मतलब है, जैसे मान लो कि कोई दिल्ली का व्यक्ति है, दिल्ली के मतदाता सूची में उसका नाम है और वो यूपी से राज्यसभा का लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, इस पे अब बैन नहीं है। तो भारत का नागरिक होना इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, तो ये तो योग्यता हो गई। सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों के कार्यकाल में लोकसभा से थोड़ा सा यहाँ पे अंतर आ जाता है। क्या अंतर आ जाता है? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लगभग सबका 5 साल का होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, इन सब का कितना होता है? 5 साल होता है। लेकिन यहाँ पे सदस्यों का जो कार्यकाल हो जाता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यहाँ पे सदस्यों के कार्यकाल कितना हो जाएगा? 6 साल, 6 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, ये 6 वर्ष के लिए चुन कर आते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज, ये जो राज्यसभा है, ठीक है, ये खत्म नहीं होता है। जैसे लोकसभा भंग हो जाता है, लोकसभा समाप्त हो जाता है, सारे मेंबर एक साथ चुनाव में दोबारा आते हैं, लेकिन ये समाप्त नहीं होता है, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये निरंतर चलने वाला होता है। लेकिन इसमें से क्या होता है कि कुछ सदस्य जो होते हैं हर 2 साल पर उनकी कार्यकाल समाप्त हो जाता है और वो दोबारा इलेक्शन में जाते हैं और इलेक्शन जीतकर फिर राज्यसभा में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सतत चलने वाला है। इसीलिए मैंने बताया कि जब आप आपातकाल का वीडियो देखोगे, आपातकाल वाला जो वीडियो देखो, तो उसमें राज्यसभा जो है हमेशा चलता रहता है, ये कभी भंग नहीं होता। तो हर चीज में राज्यसभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, वो रोल भी हम समझ लेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, राज्यसभा का पदाधिकारी कौन होगा? राज्यसभा का पदाधिकारी, पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सारा संचालन का कार्यभार देखता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कर देगा कि राज्यसभा का पदेन पदाधिकारी कौन होता है या राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आप उत्तर में लिखोगे उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि समस्त राज्यों को प्रतिनिधि देने के सिद्धांत को कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, और योग्यता तथा अनुभव के आधार पर मनोनीत कर। अच्छा, एक चीज और है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कौन कर सकता है मनोनीत? 12 सदस्यों को कौन मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन वो जो मनोनीत करेगा वो अपने क्षेत्र में माहिर होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा शिक्षक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा लॉयर हो सकता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है। तो अपने क्षेत्र में वो माहिर होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति उसे मनोनीत करेगा, मतलब राज्यसभा का सदस्य बनाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं लोकसभा की सदस्यता एवं निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है। तो लोकसभा की जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है। वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है कि जो 18 वर्ष से ऊपर के युवा हैं या 18 वर्ष से ऊपर के जो जनता है वो उसका मतदाता सूची में नाम जाएगा। मतदाता सूची में नाम कौन डालेगा? इलेक्शन कमीशन डालेगा। ठीक है, और वो मताधिकार का उपयोग करके लोकसभा के सदस्य का चुनाव करेंगे। ठीक है, आप देखे भी होंगे जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, सांसद लोग क्षेत्र में एकदम घूम रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों से हाथ जोड़कर मतदान करने के लिए बोलते हैं। कभी कोई कहता है कमल पे करो, कोई कहता है साइकिल पे मारो, कोई कहता है पंजा पे मारो। तो वो जो चुनाव होता है वो किसका होता है? लोकसभा का होता है। ठीक है, तो उसमें वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है
है जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होंगे जिनका मतदाता सूची में नाम होगा वो चुनाव में भाग लेंगे और मतदान करके अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, जो लोकसभा में जाकर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर जनता का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है। अच्छा, भारत को कई निर्वाचन क्षेत्र में विभक्त किया जाता है, कई सारे निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे और उस क्षेत्र कई सारे, जैसे मान लो ये जो संख्या आएगा, अभी आप देखेंगे 550 की जो संख्या आएगी, तो ये जो 550 की संख्या जो बनती है लोकसभा में सदस्यों की, ये निर्वाचन के क्षेत्र के आधार पर ही बनती है। ठीक है, जो निर्वाचन का क्षेत्र होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है हमारे यहाँ, जैसे बांसगांव क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र हो जाएगा, लखनऊ संसदीय क्षेत्र हो जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र बनते हैं, एक सीमांकन हो जाता है उसका, वो सब काम करता है चुनाव आयोग। ठीक है, मतदाताओं की सूची भी तैयार हो गई और जिसको सर्वाधिक मत मिलेगा वो लोकसभा का सदस्य चुन लिया जाएगा। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और है, अब देखते हैं सदस्यों की योग्यता क्या है। योग्यता वही है, सिमिलर है जो राज्यसभा में बताया था। वह भारत का नागरिक होगा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा। यहाँ 25 वर्ष है लेकिन राज्यसभा में 30 वर्ष था। ठीक है, ये ध्यान रखना अंतर, कहीं ऐसा ना हो कि राज्यसभा का लोकसभा का पूछ रहा है, तुम राज्यसभा का लिख रहे हो, तो ये थोड़ा सा बेसिक अंतर जो दोनों में है उस पर ध्यान रखना। अच्छा, वह लोकसभा के किसी भी निर्वाचित क्षेत्र का मतदाता हो, किसी भी क्षेत्र का मतदाता हो सकता है। ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। अब संसद जो भी निर्धारित करती, कोई कानून बना रखी है, या जैसे मान लो कोई ऐसा कानून बना हुआ है कि जिसमें वो अपराधी ना हो, ठीक है, या दिवालिया ना हो, ठीक है, इस तरह का जो भी कोई कानून बना हुआ है उसको फॉलो करता हो। पागल व दिवालिया तथा विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या सरकारी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। समझ गए, मैंने कई बार बता दिया, मानसिक रूप से संतुलित होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये तो आपको एकदम रट गए होंगे इसको। अच्छा, सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, यहाँ राज्यसभा का कितना बताया था, 6 साल, ये 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल तक इनका कार्यकाल होगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री ये सलाह दे कि लोकसभा को भंग कर दीजिए राष्ट्रपति जी से, तो वो लोकसभा को भंग कर देगा। ठीक है। अच्छा, परिस्थिति के हिसाब से लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया घटाया जा सकता है। जैसे मान लो आपातकाल लग गया, भारत पाकिस्तान या भारत चाइना या से युद्ध हो गया, या आंतरिक अशांति इतनी फैल गई कि आपातकाल लगाना पड़ गया 352 के तहत, तो उस दौरान लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। या प्रधानमंत्री चाहें तो मैंने बताया ना कि समय पूरा 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी उसे भंग कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है प्रधानमंत्री पे और उस समय की परिस्थिति पे कि कहीं कोई संकट की उपस्थित तो नहीं हो गया है, कोई बड़ा आक्रमण तो नहीं हो गया है, कोई अशांति तो भारत में इतनी ज्यादा नहीं फैल गई है कि आपातकाल लगाना पड़ रहा है, जिसमें लोकसभा का चुनाव कराना लगभग असंभव हो जाए। तो ऐसे समय में एक साल के लिए जब तक स्थिति सही ना हो जाए तब तक वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कार्यकाल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में हम समझ लेते हैं। तो लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में आर्टिकल 93 में बोला गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, ये पदाधिकारी होंगे। अब अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, क्योंकि राज्यसभा में तो आप समझ गए कि जो उपराष्ट्रपति होगा जैसे चुना जाएगा वो पदेन सभापति हो जाएगा, लेकिन लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा। तो लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव जो सांसद होते हैं, जो संसद सदस्य होते हैं, उन्हीं में से चुनाव किया जाता है। और बेसिकली वही जो पार्टी जीत कर आई होती है, ठीक है, जिसका सदन में बहुमत होता है, उसी में से कोई एक अध्यक्ष पद पर चुना जाता है। क्योंकि जब भी वोटिंग होगी तो जिसका बहुमत होगा उसी का व्यक्ति चुना जाएगा। सिंपल सी बात है। मान लो जो इसका प्रधानमंत्री होंगे उन्हीं के लोकसभा अध्यक्ष भी होंगे, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी
जिसकी पार्टी में बहुमत होता है, जिसकी लोकसभा में बहुमत होगा, उसी में से कोई एक चुना जाएगा और वो अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद पर आसीन होगा लोकसभा के, जिसको लोकसभा का सभापति भी कहते हैं, चेयरपर्सन भी कहते हैं। ध्यान रखना, इस समय लोकसभा के जो सभापति हैं ओम बिरला हैं, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको याद रखना होगा, नोट डाउन कर लीजिए, ओम बिरला है, ठीक है। अच्छा, अब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, उनकी क्या शक्तियां और कार्य हैं, लगभग सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसीलिए मैंने एक में ही समझा दिया है। तो सबसे पहला अध्यक्ष का काम क्या होता है कि वो सदन की बैठक की अध्यक्षता करेगा। जब भी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चलेगा, मतलब सब लोग बैठेंगे, बतियाएंगे, बोलेंगे भैया कानून में क्या करना है, कैसे करना है। जैसे अभी देख रहे होंगे कि अभी हमारा सत्र चल रहा, जिसमें बहुत चीज़ें हो रही हैं, सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं सरकार पर, ठीक है, कि सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का जो है युद्ध रुकवाया है, सरकार को विपक्ष इस पे घेर रही है, ठीक है। राहुल जी भी सदन में बहुत तगड़े तरीके से सरकार से ये सवाल कर रहे हैं, तो सरकार इस पे जवाब दे रही है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, ठीक है। तो जब इस तरह का होगा और सदन चलेगा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वाद विवाद प्रतिवाद, ठीक है, इस तरह से सदन चलता है। तो उसकी जो अध्यक्षता करेगा कि कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, ठीक है, तो वो करने का काम कौन करता है, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय करते हैं। दोनों सदन की बात कर रहा हूं मैं। लोकसभा में सदस्यों से नियमों का पालन कौन कराता है, जो नियम है लोकसभा में, अनुशासन बनाए रखो, ठीक है, ज़्यादा चिल्लाओ मत, तरीके से बात करो, ठीक है, एक दूसरे से सम्मान के साथ बात करो, जबकि होता तो है नहीं, लोकसभा राज्यसभा में खाली चिल्लाहट होती है, चिल्लाते हैं लोग दबा के, क्योंकि वहाँ बहुत स्वतंत्रता है। वहाँ के मान लो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनको इतनी स्वतंत्रता है, वहाँ वो कुछ भी बोल सकते हैं, उन पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं हो सकता, ठीक है, किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई वहां पे नहीं हो सकती, ठीक है, इतनी स्वतंत्रता है, तभी तो बोल पाएंगे वो, नहीं तो बोलेंगे कैसे सभा में। तो इसलिए वो वहां पे नियम जो बनाने का काम होता है, जो सदन कैसे चलेगा, ठीक है, अनुशासन क्या क्या होगा, लोगों जो सदस्य हैं वो क्या क्या फॉलो करेंगे, ये सारा लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, चाहे राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, वो देखेगा, नियम का पालन करवाएगा। अगर कोई जानबूझकर सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, तो अध्यक्ष को इतना पावर है कि वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को सदन से बाहर जाने का ऑर्डर पारित कर देगा और उसे बाहर निकलवा देगा। ये अध्यक्ष का पावर है, ठीक है। शांति तथा अनुशासन बनाए रखना बता दिया। अच्छा, सभी विधेयक, रिपोर्ट तथा प्रस्ताव पर अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तावित, कोई भी विधेयक हो जो चाहे प्रस्ताव हो चाहे रिपोर्ट हो, ये कब प्रस्तुत होगा, कैसे प्रस्तुत होगा, ये सारा किसके अनुमति से होता है, जो सभा का, जो लोकसभा का सभापति होगा, उसी की अनुमति से हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रस्ताव हो गए, विधेयक हो गए, जो कानून बनाने के लिए होगा, वो सारा इनके थ्रू ही जाएगा। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे लघुत्तरी में चाहे अति लघुत्तरी में, कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है, तो इसका निर्णय करने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, उसके पास कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष भाषण के समय का निर्धारण, कौन कब भाषण देगा, लालू जी कब देंगे, चाहे राहुल गांधी जी कब देंगे, प्रधानमंत्री जी कब देंगे, गृह मंत्री जी कब देंगे, ये सारी चीजें अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। अच्छा, सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, संयुक्त बैठक। जैसे मान लो कोई विधेयक को लेकर या किसी चीज को लेकर अगर दोनों सदनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, इन दोनों सदनों का, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो उपराष्ट्रपति नहीं करेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं करेगा, कौन करेगा, लोकसभा
लोकसभा के सभापति करेंगे, लोकसभा का जो चेयरपर्सन होंगे वो करेंगे, ठीक है। और अक्सर जो संयुक्त बैठक होता है उसमें भी जो विधेयक होता है वो पारित हो जाता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कौन है, दोनों में सरकार का बहुमत होता है, ठीक है। और संख्या के हिसाब से देखें तो राज्यसभा में कितने हैं, 250 सदस्य हैं, और लोकसभा में कितने हैं, 550 के आस 550 हैं, इससे दुगुना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे 250 से ऊपर ही आएगा, जो सरकार बनाएगा वो 250 सीट से तो ऊपर ही होगा, ठीक है, सॉरी 225 सीट से, ठीक है, ऊपर ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये पूरा एक मत से भी दे देंगे और यहाँ भी कुछ ना कुछ सरकार के जो होंगे वो होंगे ही, जो सरकार के पक्ष में होने वोट देने वाले होंगे वो भी कुछ ना कुछ तो राज्यसभा में होंगे। तो संयुक्त बैठक भी अगर होता है, किसी भी मुद्दे पे अगर विवाद हो जाता है या सामंजस्य से नहीं बैठ पा रहा, मेल मिलाप नहीं हो पा रहा चीजों को लेके राज्यसभा और लोकसभा में, तो संयुक्त बैठक में भी लोकसभा जीत जाएगा, ठीक है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष कर रहे हैं, ठीक है। वह सदनों के अधिकारों और विशेषाधिकार की रक्षा करता है। सदन की जो भी अधिकार और विशेषाधिकार है, जैसे सदन में किसी जो सदस्य है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, सभी सदस्यों को समान अवसर मिलना चाहिए बोलने का, सदस्यों की जो समय सीमा है वो निर्धारित होनी चाहिए, सदन की जो गरिमा है, ठीक है, उसको बनाए रखना किसका काम है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष का काम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, कोई भी सदस्य जो है उसके साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, सदन में अगर कोई बोल रहा है तो उसके खिलाफ कहीं भी कुछ शिकायत दर्ज नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें, सारी गरिमा का जो ख्याल होता है, जो विशेषाधिकार है सदस्यों का, उसका कौन देखरेख करता है, लोकसभा का अध्यक्ष चाहे राज्यसभा का अध्यक्ष। तो ये सारी अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां हो गई। अब हम समझते हैं संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संसद है वो क्या कार्य करती है। सबसे पहला कार्य क्या करती है, वो लेजिस्लेटिव एक्शन करती है, विधायिकी कार्य करती है। विधायिकी कार्य का मतलब क्या है, विधायिकी कार्य का मतलब है विधि बनाना। क्या काम है, विधि बनाना। विधि का मतलब क्या हो गया, कानून। कानून बनाने का काम कौन करेगा, संसद, ठीक है। अब संसद का मतलब क्या हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब जैसे मान लो कोई विधेयक, उसके बारे में भी समझेंगे, बस यहां ये समझो कि विधि बनाने का कार्य सारा कौन करेगा, संसद करेगा। दूसरा चीज, एक चीज और समझ लो यहां पे, दूसरा चीज क्या है कि जो हमारा संविधान है बच्चों, जो संविधान है ना, संविधान में क्या किया गया है, पावर का सप्रेशन किया गया है, पावर को विभक्त किया गया है। पावर को विभक्त करने का मतलब क्या है कि वहां पर सूची बनाई गई है कि राज्य किस विषय पर कानून बना सकता है और संघ मतलब केंद्र सरकार किस विषय पर कानून बना सकती है। तो इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है संघीय कार्यपालिका में, ठीक है, संघीय भारत की संघीय व्यवस्था में, ठीक है। तो यहां भी थोड़ा सा समझा देते हैं। जो संघ सूची है, संघ सूची पे कौन कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा, केंद्र सरकार। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची पे कौन बनाएगा, जैसा कि राज्य से पता चल रहा है कि ये राज्य का सब्जेक्ट है, राज्य बनाएगा। समवर्तीय सूची जो है, समवर्तीय मतलब समानवर्तीय, मतलब दोनों बना सकते हैं, संघ और राज्य दोनों बनाएंगे। और अवशिष्ट शक्तियों पर किसका अधिकार होगा, इस पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र बनाएगा। क्वेश्चन पूछ दिया अगर आपसे कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो आप बताएंगे केंद्र सरकार को है। समवर्तीय सूची पर किसको अधिकार है, तो केंद्र और राज्य दोनों को है। और संघ और राज्य का तो आपको पता ही है, नाम से पता चल रहा, ठीक है। तो ये सारी जो ये इसमें जितने विषय हैं, जितनी सूची है, ठीक है, इस सब पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र वाले पे केंद्र बना देगा, राज्य वाले पे राज्य बनाएगा। तो ये संसद का काम है, ठीक है। केंद्र वाले पे, समवर्ती सूची पे और अवशिष्ट पे ये संसद
कानून बनाएगा। चलिए अब देखते हैं कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या करता है भाई। तो एक चीज बताइए, कार्यपालिका कहते किसको है? जो कार्य करता है, जो कार्य को इंप्लीमेंट करता है, मतलब जो ये जो विधि बनेगी, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट जो करेगा वही तो कार्यपालिका होगी। अब कार्यपालिका इसी में से बनती है, संसद से ही बनती है। जो संसद से में जो चुन कर आते हैं वही विभाग के जो मंत्री होते हैं, उन्हीं में से, जैसे नितिन गडकरी हो गए, जैसे अमित शाह जी हो गए, जैसे निर्मला सीतारमण हो गए, ये सब क्या हैं? ये लोग कार्यपालिका के अंग हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका किससे मिलकर बनी है? संसद से। और ये लोग जितने मंत्रिमंडल हैं, मंत्रिमंडल को कार्यपालिका समझो, जितनी मंत्रिमंडल हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर संसद चाह दे तो इनको खत्म कर सकता है। अगर ये कोई विधेयक ले आते हैं, कोई प्रस्ताव ले आते हैं और संसद उसे पारित नहीं करती है तो पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो संसद के प्रति कौन उत्तरदायी है? सारी कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा, जितने अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, वो संसद के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि ये लोग कार्यपालिका के, जो सरकार है वो संसद का भी तो अंग है ना, ठीक है, तो उसका भी अनुमोदन कौन करेगा? संसद ही करेगा, सरकार ही करेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो मंत्रिमंडल किसके प्रति जिम्मेदार है? संसद के प्रति जिम्मेदार है। तो कार्यपालिका का भी काम संसद के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, वित्त कार्य में देखें तो केंद्र सरकार की जितनी आय है या आय का वितरण है या कोई कर लगाना है या कोई कर समाप्त करना है, कुछ भी करना है तो संसद के थ्रू ही हो सकता है, बिना संसद के नहीं हो सकता। जो संसद सदस्य हैं जब तक वो उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे देंगे तब तक सरकार किसी प्रकार का कोई भी वित्तीय एक्शन नहीं कर सकती। तो वित्त कैसे चलेगा? जैसे मान लो जीएसटी लाना था, जीएसटी कौन लाया? यही संसद से पास हुआ तभी तो जीएसटी लागू हुआ। तो जीएसटी लाने का काम भी कौन किया? ये वित्त संबंधी कार्य है। तो वित्त संबंधी कार्य भी कौन करता है? संसद करता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, कार्य भी समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं संसद के जो अन्य कार्य में आते हैं, जैसे निर्वाचन संबंधी कार्य भी करता है ये। ठीक है, निर्वाचन संबंधी कार्य कैसे करता है? भैया, राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो कौन मतदान करेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करेगा? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ये मतदान करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो ये दो जगह पे निर्वाचन का भी काम कर रहा है, ये निर्वाचन संबंधी कार्य भी कर रहा है। कौन कर रहा है? संसद। अच्छा, किसी को निकालना है, अपदस्थ करना है, पद से हटाना है, तो पद से हटाने का काम भी कौन कर रहा है? संसद कर रहा है। कैसे कर रहा है? राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा, कौन प्रस्ताव पारित करेगा? लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगा, कौन प्रस्ताव पारित करेगा? राज्यसभा और लोकसभा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश चाहे राज्य के न्यायाधीशों पे अगर महाभियोग लगता है तो कौन पारित करेगा, कौन हटाएगा? लोकसभा और राज्यसभा। तो किसी को उसके पद से हटाने का भी काम करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। बिना उसके पारित किए सरकार अपने मन से नहीं हटा सकती। हालांकि संसद पे जो प्रभाव होता है, प्रभुत्व होता है, वो सरकार का होता है, लेकिन ये नियम है, ठीक है, कि अगर किसी को हटाना है तो संसद से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मैंने उदाहरण भी आपको दे दिया। ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियां भी, संविधान में कोई भी संशोधन करना हो, राज्य सरकार, राज्य को नहीं दिया गया है इसके बारे में शक्ति। संविधान में किसी भी प्रकार का अगर संशोधन करना है तो वो राज्यसभा और लोकसभा यानी संसद ही करेगी। और जब संसद पारित कर देती है, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है किसी भी विधेयक पे, किसी भी संविधान संशोधन पे, तो वो कानून बन जाता है, वो
मंजूर मान लिया जाता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन की जो संबंधित कार्य हैं वो भी संसद करती है। ठीक है, अब संविधान संशोधन को मैं डिटेल में यहाँ नहीं समझाऊंगा, उसके लिए अलग आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। बस इतना समझें कि ये संविधान संशोधन का भी कार्य करती है। अच्छा, अन्य कार्य में संकट काल की घोषणा कौन करेगा? लोकसभा और राज्यसभा करेगा, तो राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। भारत में मान लो संकट काल लगा दिया, भारत पर राष्ट्रपति शासन लग गया, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और लग गया। ठीक है, लगा तो दिए, लेकिन अगर राज्यसभा या लोकसभा इसको पारित नहीं करता, इस प्रस्ताव को पारित नहीं करता है, तो वो संकट काल हट जाएगा। अगर उसको पारित कर देता है लोकसभा और राज्यसभा, तो वो मान्य हो जाएगा, चाहे वो राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा हो, चाहे देश पे वो राष्ट्रपति शासन लगा हो। ठीक है, आपातकाल लगा हो, अगर संसद ने अस्वीकार कर दिया उसको, लोकसभा और राज्यसभा ने बहुमत से उसे पारित करने से मना कर दिया, नहीं किया पारित, तो वो चीज नहीं लग सकता, और पारित कर दिया तो संकट काल घोषित हो जाता है। संकट काल की घोषणा में भी लोकसभा राज्यसभा का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, विधान परिषद की स्थापना तो समाप्ति। विधान परिषद, राज्यों में अगर कोई विधान परिषद बनाना है तो इसकी स्थापना और समाप्ति का भी कार्य कौन करेगा? संसद करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। अब विधान परिषद को कौन बना सकता है? संसद। संसद बना दिया, और उसको समाप्त करना भी हो तो वो कर सकता है। ठीक है, अगला, राज्य के नाम को बदलने का काम, सीमा में परिवर्तन करने का काम, ठीक है, या नए राज्य के गठन का काम कौन करता है? संसद करता है। जैसे उत्तर प्रदेश था, ठीक है, उत्तर प्रदेश को तोड़कर, मतलब उसको क्या कर विभाजित करके क्या बना दिया गया? उत्तराखंड बना दिया गया। जैसे बिहार को विभाजित करके झारखंड बना दिया गया। समझ रहे हो ना? तो ये काम कौन किया? ये काम संसद करती है। राज्य का नाम बदलने का अगर कोई काम करना है तो राज्य का नाम भी बदल सकता है। कौन बदल सकता है? संसद। तो इस संसद के पास ये सारी शक्तियां हैं। ठीक है, ये सारे उसके कार्य हैं। अगला देखते हैं, संसद में कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें दो तरह की आती है। एक तो साधारण विधेयक होता है, जिसमें सरकारी विधेयक और व्यक्तिगत विधेयक भी आते हैं। सरकारी विधेयक वो विधेयक होते हैं जिसको कार्यपालिका यानी सरकार के मंत्रियों द्वारा लाया जाता है, उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और जब सरकारी विधेयक लाया जाता है तो उसको ऑफिशियली गजेटेड, जो सरकारी गजट होता है उसमें रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बाद में उसको डालते हैं। व्यक्तिगत विधेयक भी ला सकता है। मान लो कोई संसद सदस्य है, उसको वो लगता है कि भाई कोई विशेष जो ये कानून है इसे बनना चाहिए, तो वो उसको ला सकता है सदन में, लेकिन उसे पारित करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा वो उसके बस में नहीं है। क्योंकि पारित कराने के लिए क्या चाहिए? सदन में बहुमत चाहिए, और बहुमत किसके पास है? सरकार के पास है। तो सरकार अगर चाहेगी तो पारित होगी, नहीं चाहेगी तो नहीं होगी। ठीक है, तो जितने विधेयक आते हैं, मान के चलिए कि जितने विधेयक आएंगे, जितनी विधि बनेगी, जितने कानून बनेंगे, जितने लॉ बनेंगे, वो सरकार के द्वारा ही बनते हैं, यानी सरकारी विधेयक के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, अच्छा, बनते कैसे हैं? तो जैसे मान लो सरकार ने कोई विधेयक बनाना चाहा, तो विधेयक को क्या करेगा? सदन में पेश करेगा। ठीक है, प्रथम वाचन में क्या होगा? बस उसका एक नाम बता दिया जाएगा और थोड़ा सा शीर्षक के बारे में बता दिया जाएगा कि क्या है, कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन होगा, उसको कहते हैं प्रथम वाचन। ठीक है, प्रथम वाचन होता है, उसमें पेश हो गया। मेन काम कब होता है? द्वितीय वाचन में। अब द्वितीय वाचन में क्या होगा? इसमें विचार होगा। ठीक है, वाद विवाद होगा। सारे जो संसद सदस्य होंगे इस कानून को पढ़ेंगे, भाई क्या विधेयक है, कैसे है, इस पे अपना अपना राय देंगे, अपना विचार देंगे। ठीक है, अगर वहां पे ऐसा लगता है कि ये जो विधेयक है ना, इसको किसी समिति को दे देना चाहिए। ठीक है, किसी समिति को दे देना चाहिए कि इस पे विचार करे।
ठीक है। तो वो समिति को दे दिया जाता है और वो समिति का जो अध्यक्ष होगा, जैसे मान लो अगर कोई लोकसभा का अगर कोई उपाध्यक्ष है और उपाध्यक्ष भी उस समिति का मेंबर है तो उसे अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ठीक है। तो उस कानून को क्या किया जाएगा, समिति को दे दी जाएगी और वो समिति जो है उस पर क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा, उस पर गहन अध्ययन करेगा, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट फिर सदन में प्रस्तुत होगा और वो फिर उस सदन में क्या होगा, उस पर वाद विवाद होगा, विचार होगा उस रिपोर्ट पे, ठीक है। और जब रिपोर्ट पे सारे विचार उचार हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा उसमें, ठीक है, सबको अपने अपने जितनी पार्टियां हैं सब अपना बोल लेंगी, समझ लेंगी, ठीक है। उसके बाद तृतीय वाचन होता है और तृतीय वाचन में क्या होगा, बेसिक थोड़ा बहुत संशोधन होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत कमियों को देखा जाएगा और मतदान होगा। और मतदान में अगर वो पास हो गया तो वो कहां चला जाएगा, राज्यसभा में, दूसरे सदन में चला जाएगा और दूसरे सदन में भी फिर इसी तरह से चीजें होंगी, ठीक है। और दूसरे सदन से भी अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा और वो विधेयक बन जाएगा। अब समझ में आया कि राष्ट्रपति को भी क्यों रखा गया संसद में, क्योंकि संसद में इसलिए रखा गया कि राष्ट्रपति अगर साइन नहीं करेगा तो वो विधेयक नहीं बन पाएगा, वो कानून नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो संसद में तीनों आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है एक विशेष विधेयक। विशेष विधेयक को भी लगभग इसी तरह से पास किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें धन विधेयक जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। और अगर लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास इसको भेज दिया गया है और राज्यसभा इसे पारित नहीं करती है तो 14 दिन के अंदर पारित करके नहीं देती है तो इसे राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके पास होता है, राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं यानी उपराष्ट्रपति हैं उनके पास नहीं होता है। तो ये थोड़ा विशेष हो जाता है क्योंकि इस पर पूरी तरह से अधिकार किसको दे दिया गया है, लोकसभा को दे दिया गया है, तो ये थोड़ा विशेष हो जाता है। अच्छा, संविधान संशोधन को भी थोड़ा विशेष बनाया गया, विशेष विधेयक माना गया। क्यों माना गया है, कुछ तो संविधान संशोधन को संसद अपने साधारण बहुमत से पास कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिस पर अगर संविधान संशोधन करना है तो उस पर विशेष बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा में और इसके साथ ही साथ आधा से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। तो इसलिए इसे विशेष विधेयक माना जाता है, ठीक है। तो साधारण विधेयक में तो सिंपल है, लोकसभा राज्यसभा आएंगे कर देंगे, लेकिन थोड़ा विशेष विधेयक में थोड़ा अंतर हो जाता है पास कराने की प्रक्रिया को लेके, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक क्यों विशेष विधेयक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आज की क्लास हमने ली है, अगर आपने सही से देखी है, सही से नोट्स बनाए हैं तो इसमें से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। यानी सारे क्वेश्चन को आप आराम से बहुत ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं ये आपको सलाह दूंगा कि कृपया करके जब भी आप ये क्लास खत्म करें तो तुरंत इस क्वेश्चन को हल करें, लिखने का प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। लिखने का अगर अभ्यास नहीं होगा तो आपके पास अथाह ज्ञान हो, अथाह आप समंदर हो ज्ञान के, लेकिन अगर आप उसको अपने कॉपी में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए। वैसे जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो करा दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।